हेलो स्टूडेंट, मैं कीर्ति अवस्थी, डाइट लेक्चरर गणेशपुर बाराबंकी से आज आपके सामने अधिगम के एक नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के आई हूँ। देखिए, लर्निंग में हम लोगों ने पिछले लेसन में क्या पढ़ा था कि लर्निंग किस स्टेप से होकर के गुजरती है, यानी कि अधिगम के सोपान कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से थे? 8 सोपान बताए थे रॉबर्ट गेने ने। तो उन 8 सोपानों में देखिए, आवश्यकता थी, फिर उसके बाद जो है लक्ष्य या उद्देश्य थे, फिर उसके बाद जो है लर्निंग सिचुएशन नहीं बाधा थी, फिर बाधा के बाद लर्निंग सिचुएशन थी, फिर लर्निंग सिचुएशन के बाद जो है अनुक्रिया थी, फिर समायोजन था, फिर 7 नंबर पे आपका व्यवहार में परिवर्तन था और 8 नंबर पे व्यवहार का परिवर्तन का स्थायीकरण। ये जो है स्टेप थे जिस स्टेप से हो करके किसी प्रकार की लर्निंग होती है। देखिए, एक बार सीटेट में ये क्वेश्चन आया है कि जो है ये जो रॉबर्ट गेने ने सीखने के सोपान बताए हैं या रॉबर्ट गेने का जो भी सिद्धांत है जिसमें सीखने के प्रकार इन्होंने बताए हैं, ये किस प्रकार का अधिगम है। तो ये जरूर याद रखेंगे, ये संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत है ना। क्या है ये? संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अच्छा, अधिगम के प्रकार, जिस प्रकार से अधिगम सोपान में बटा हुआ है, ऐसे ही सीखने भी कई टाइप से होता है। तो जो ये सीखने के प्रकार हैं, इसको रॉबर्ट गेने ने द कंडीशन ऑफ लर्निंग अपनी पुस्तक में इसको बताया है 1965 में, है ना। कभी कभी हिंदी में पूछ लेता है इसे, तो सीखने की शर्तें। ये पुस्तक किसकी है? तो रॉबर्ट गेने आएगा, है ना। तो आइए देखते हैं रॉबर्ट गेने ने जो है अधिगम के प्रकार बताए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि कितने प्रकार बताए हैं। तो कितने बताए हैं? 8 प्रकार बताए हैं सीखने के। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि सीखने का जो निम्नतम प्रकार है ये कौन सा है। तो जो सबसे निम्नतम या सबसे पहला प्रकार है वो है संकेत अधिगम। और सबसे उच्च स्तर पूछा जाता है कि सीखने का सबसे उच्चतम स्तर क्या है। तो समस्या समाधान सबसे उच्चतम स्तर पर आता है। आइए देखते हैं इसको। देखिए, 8 प्रकार बताए हैं, है ना। तो 8 प्रकार में सबसे पहले, अच्छा आप सोच रहे होंगे मैं नीचे क्यों लिख रही हूँ। देखिए, पहले तो ये देखिए कि संकेत अधिगम इसको कहते हैं। जैसे जैसे ये अधिगम के प्रकार ऊपर की ओर बढ़ेंगे, यानी सीखने में उतना ज़्यादा प्रयास करने पर सीख पाएंगे ना। संकेत अधिगम का मतलब ही यही होता है कि सांकेतिक जो है रूप से सीखना। जैसे इसको जो है इसकी व्याख्या सबसे पहले पावलोव ने की है। पावलोव का जो है ये सिद्धांत आपको याद होगा, इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था और इसमें उद्दीपक एक घंटी थी जो कि बाह्य उद्दीपक थी, और उस घंटी के संकेत मात्र से मस्तिष्क में एक अनुक्रिया होती थी और उस अनुक्रिया के फलस्वरूप मुंह से कुत्ते के लार निकलने लगती थी, है ना। तो ये क्या है? सांकेतिक अधिगम। जैसे कि इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जो है टीचर का क्लास में आने पर सारे स्टूडेंट शांत हो जाते हैं, तो यह क्या है? एक प्रकार का संकेत है ना। ये सांकेतिक अधिगम के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से एक और उदाहरण देख सकते हैं कि सिग्नल पे जब रेड लाइट चलती है तो गाड़ियाँ अपने आप जो है ड्राइवर रोक लेता है, और जैसे ही ग्रीन लाइट आती है गाड़ी को आगे बढ़ा लिया जाता है। तो ये सारे अधिगम के प्रकार क्या है? सांकेतिक अधिगम है, जो कि एक सिर्फ संकेत को देखते ही मस्तिष्क उस प्रकार से बिहेव करने लगता है ना। अब इसमें एक सेकंड टाइप का अधिगम आएगा, यह है सेकंड प्रकार जो है वो कहलाता है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। अच्छा, इस अधिगम की व्याख्या सबसे पहले किसने की है? स्किनर ने।
स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है अपने प्रयोग में बताया कि अगर किसी प्रकार के उद्दीपक से सुखद अनुक्रिया होती तो उसे बालक जल्दी सीख लेता है, और कभी कभी निगेटिव अगर जो है उसका प्रतिफल, तो बालक उस क्रिया को नहीं दोहराएगा। क्या होता है कि पिजेंट बॉक्स के बारे में आपने सुना होगा, स्किनर का बॉक्स जिसमें कबूतर होता है और वो एक छोटे छेद में जब चोंच डालता है और जिसमें रेड लाइट जलती है उसमें उसको हल्का करंट लगता है, जब ग्रीन लाइट वाले छेद में मुंह डालता है तो उसे दाने प्राप्त होते हैं। एक समय ऐसा आया कि उसने रेड लाइट वाले खानों में मुंह डालना एकदम बंद कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि इससे करंट लगता है और दूसरे वाले में दाना मिलता है। तो यह क्या है कि उद्दीपन अनुक्रिया, मतलब कि उद्दीपन के साथ जो है अनुक्रियाएं होती हैं। मान लीजिए कि अगर बालक ने कोई अच्छा कार्य किया और उसे अप्रिशिएट करने के लिए, पुरस्कृत करने के लिए वेरी गुड बोला गया, तो बालक को अच्छा लगेगा और वह उस क्रिया को बार बार दोहराएगा। इसके विपरीत अगर किसी क्रिया के लिए उसे दंड दे दिया जाता है, मारा जाता है, तो उसको दोबारा दोहराएगा नहीं। अच्छा, फिर इसमें तीसरा टाइप आता है श्रृंखला अधिगम। श्रृंखला अधिगम, इसकी व्याख्या भी स्किनर ने की है। श्रृंखला अधिगम क्या है कि बालक कोई भी क्रिया को एक जो है श्रृंखलाबद्ध तरीके से सीखता है, कोई भी प्रतिक्रिया एकदम से अचानक नहीं हो जाती। अच्छा, श्रृंखला अधिगम के दो प्रकार हैं, एक है शाब्दिक श्रृंखला और दूसरा है अशाब्दिक श्रृंखला। शाब्दिक श्रृंखला को अभिक्रमित अनुदेशन नाम दिया है, अभिक्रमित अनुदेशन नाम स्किनर ने दिया है। और यह अभिक्रमित अनुदेशन भी दो पार्ट में है, रेखीय अनुदेशन और शाखीय अनुदेशन। अच्छा, तो शाब्दिक श्रृंखला बताई है और अशाब्दिक श्रृंखला बताई है। शाब्दिक श्रृंखला में शब्दों के क्रम को सीखा जाता है और अशाब्दिक श्रृंखला में चित्रों के माध्यम से सीखा जाता है ना। फिर इसके बाद देखिए कि इसमें क्या आएगा, बहुउद्देश्य शाब्दिक सहचर्य। शाब्दिक सहचर्य अधिगम, है ना। ये किस प्रकार का सीखना है, इसमें शब्दों से सहचर्य यानी कि शब्दों के क्रमबद्ध के माध्यम से सीखना होता है, जैसे कि कविता पाठ करना, है ना, और जो है वाक्य निर्माण करना, उच्चारण सीखना, ये सारे शाब्दिक सहचर्य अधिगम के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, इसकी व्याख्या किसने की है, डेविड आशुबेल ने। डेविड आशुबेल, है ना। डेविड आशुबेल ने शाब्दिक सहचर्य के 4 टाइप बताए हैं, है ना। और इन 4 टाइप्स को इन्होंने किस जो है उसमें विभाजित किया है, देखिए सबसे पहले तो आपको याद रखना है शाब्दिक सहचर्य अधिगम की व्याख्या डेविड आशुबेल ने की है और इन्होंने बताया है कि सीखना 4 इस प्रकार से होता है। पहला होता है अभिग्रहण द्वारा सीखना, अभिग्रहण द्वारा। अभिग्रहण को लिखित भी कह सकते हैं, लिखित, है ना, या लिख करके। जैसे आप किसी चीज़ का नोट्स बनाते हैं तो वह चीज़ आपको लॉन्ग टाइम पर तक ध्यान रहती है, बजाय उसके जिसको आपने कभी सुना हो या किसी जगह किसी बुक से पढ़ा हो। अगर पढ़ने के बाद या समझने के बाद या क्लासरूम में बैठ कर के सीखने के बाद आपने उस विषय का नोट्स भी बना लिया है तो क्या होता है कि वह जो है लॉन्ग टाइम के लिए याद हो जाता है। अच्छा, दूसरा इन्होंने बताया है रट कर सीखना। रट कर सीखना जो है ये निम्नतम टाइप है, जिसमें कि हम शब्दों के सहचर्य को रट लेते हैं, जैसे किसी कविता को रट लेना, किसी वाक्य को रट लेना, है ना। फिर उसके बाद तीसरा टाइप इन्होंने बताया है खोज द्वारा सीखना।
खोज द्वारा सीखना में क्या होता है कि जो है बालक नए नए शब्दों को या नई कविताओं की खोज करता है, जिसमें कि वो जो है प्रयोग करता है। फिर है 4th नंबर, अर्थपूर्ण सीखना। डेविड आशुबेल ने सबसे उच्च स्तर पे बताया है अर्थपूर्ण सीखना। देखिए, हम एक छोटा सा उदाहरण आपको बताएंगे शब्द साहचर्य का, आपके इसी मनोविज्ञान के उस पे। देखिए, मनोविज्ञान को आपने जब फर्स्ट टाइम पढ़ा तो आप किसी दूसरे के माध्यम से पढ़े, उसमें क्या कोऑर्डिनेशन है, कैसे अवस्थाएं हैं, कैसे अधिगम है, बुद्धि क्या है, फिर इनका जो है क्या कक्षा में उपयोग है, इसको एक क्रम में आपने सीखा है ना। इस सीखने के क्रम को या तो आपने लिखित माध्यम से सीखा, या तो रट करके सीखा, या तो खोज द्वारा सीखा, या तो अर्थपूर्ण ढंग से सीखा। कैसे? अब इसको उदाहरण देखिए। लिखित में आपने क्या किया, कोई बुक है उससे आपने हस्तलिखित नोट्स बनाए तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। रट कर सीखना, सबसे सीमित सीखना है। यहाँ पर आपने जितने क्वेश्चन रटे हैं सिर्फ उन्हीं को आप जान पाएंगे। फिर जो है खोज द्वारा सीखना, आपने कई सारी बुक पे सर्च किया, नेट पे सर्च किया और कई सारे जो है लोगों से सर्च करके नए नए चीज़ों को खोज लिया इसी मनोविज्ञान के संदर्भ में। लेकिन जब अर्थपूर्ण सीखना होता है, मीन्स आप किसी एक विशेष टॉपिक के सभी चरण या सभी कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं, तब क्या होगा कि किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसे सॉल्व कर लोगे। तो सबसे उच्च स्तर कौन सा हुआ, ये वाला है ना, अर्थपूर्ण ढंग से सीखना या समझ करके सीखना। तो ये चारों प्रकार आशुबेल ने शाब्दिक साहचर्य अधिगम के अंतर्गत बताए हैं। देखिए, अगला है बहुविभेदन अधिगम। बहुविभेदन मतलब विभेद करना, इसे बहुदीपक अधिगम भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इस प्रकार के सीखना में बालक कई सारी चीज़ों में स्पष्ट विभेद सीख जाता है। जैसे कि जो है आपको एक उदाहरण देते हैं कि जो है वर्गीकरण करना सीखना। जैसे कि जो है बालक जब सेकंड में आता है और या थर्ड में आता है तो उसे क्या करते हैं कि एक लिस्ट पकड़ा देते हैं। उस लिस्ट में लिखा हुआ है गाजर, आलू, बॉल, कपड़े, और फिर जो है इस तरह की एक लिस्ट है। अब सारा कुछ मिक्स है, अब इसमें से उसको छांटना है, पहनने वाली चीज़ें, खाने योग्य चीज़ें, फल को अलग करिए, है ना। तो क्या करेगा वो कि हर एक को अलग अलग श्रेणी में विभाजित कर देगा। यही है बहुविभेदन अधिगम। अच्छा, फिर इसके बाद छठा आएगा और इम्पॉर्टेंट है प्रत्यय अधिगम। प्रत्यय मीन्स क्या होता है, कॉन्सेप्ट, किसी चीज़ के जो है विषय वस्तु को समझ जाना ही प्रत्यय है। रॉबर्ट गेने ने इसे महासंप्रत्यय अधिगम नाम भी दिया है। देखिए, प्रत्यय क्या है, जैसे कि जो छोटा बालक है वो जब घड़ी देखता है पहली बार तो जो है उसे सिर्फ एक नाम से अवगत होता है कि एक दीवार पर कोई एक चीज़ टंगी है जिसमें जो है कुछ नंबर लिखे हुए हैं और साथ में 2 सुई हैं जो समानांतर घूमती रहती हैं। उसे और जो है कुछ भी समझ नहीं आता। जैसे जैसे वह बड़ा होता है तो उसे समझ आता है कि मिनट की सुई कौन सी है, घंटे की सुई कौन सी है और कितने अंतराल पे ये मिनट बजाएगी और कितने अंतराल पे ये घंटा की ओर संकेत करेगी। फिर उसके बाद इसी का एक और जो है रूप आता है, जब थोड़ा और बड़ा होता है तो उसे समझ आता है कि जो मोबाइल की घड़ी है वह कैसे समय बताती है, जो डिजिटल घड़ी है वह कैसे समय बताती है, जो हैंड वॉच है वो कैसे बताती है और जो दीवार पे टंगी हुई घड़ी है ये सब किस प्रकार से समय को ही इंडिकेट करती हैं। तो ये है प्रत्यय या सम प्रत्यय। अच्छा, एक दूसरा उदाहरण भी इसमें देख सकते हैं कि जैसे बालक को जो है कुछ नाम दे दिए, जैसे शेर, चीता, भालू,
तो जो है इसके बाद जो है उसे कहा जाता है कि ये किस प्रकार के जानवर हैं, तो ये जंगली जानवर की श्रेणी में आते हैं। अच्छा, क्यों? क्योंकि इनकी विशेषताएं उसे पहले से पता है। जंगली जानवर की विशेषताएं क्या हैं, जो है ये नॉनवेज खाते हैं, आक्रामक होते हैं, या ऐसे ऐसे करके जो भी विशेषताएं हैं उसके बारे में वो पहले नॉलेज रखता है। तो उस हिसाब से वह जो है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो वह जान जाएगा कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी वस्तुएं आती हैं, है ना। तो यही कहलाता है प्रत्यय या कॉन्सेप्ट। किसी वस्तु की विशेषताएं, गुण, ये सारी विषय वस्तु जानना ही उस जो है विषय विशेष का संप्रत्यय होता है। अच्छा, फिर इसके बाद आता है नियम अधिगम। नियम, या इसको एक और नाम दिया गया है सिद्धांत। सिद्धांत अधिगम। देखिए, नियम अधिगम क्या है कि यहाँ पर किसी चीज़ का नियम बताया जाता है। जैसे कि जो है 2 + 2 4 होगा और 2 × 2 16 होगा, है ना। तो ये किस नियम के अंतर्गत आता है? उदाहरण के रूप में हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक ग्लास में नमक और पानी डालने पर वो घुल जाएगा, चीनी डालने पर उस पानी में घुल जाएगा, लेकिन बालू या मोरंग डालने पर नहीं घुलेगा। अब ये किस नियम से जो है कार्य कर रहा है? अगर ये बालक को पता चल जाए तो यह कहलाता है नियम अधिगम। फिर उसके बाद सबसे ऊंचा 8 नंबर की श्रेणी में आएगा समस्या समाधान अधिगम। समस्या समाधान अधिगम, है ना। और ये जो टॉप पे आया है 8 नंबर, ये सबसे उच्च श्रेणी का अधिगम है। यहाँ पर क्या होता है कि हम पूर्व ज्ञान के आधार पे नवीन परिस्थितियों में किसी समस्या का समाधान कर लेते हैं, है ना। तो देखिए कैसे, जैसे कि हमने संकेत अधिगम के माध्यम से, उद्दीपन श्रृंखला, इन सब के माध्यम से जो कुछ भी सीखा है उसका प्रयोग हम क्या करेंगे नवीन परिस्थितियों में। नवीन परिस्थितियों में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो उसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा, यह अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर समस्या का समाधान निकाल लेता है ना। अच्छा, इसको ऐसे त्रिकोण में बनाकर मैंने नीचे से ऊपर की ओर क्यों लिखा? देखिए, नीचे वाले जितने भी अधिगम हैं इसमें ज़्यादा प्रयास करने पड़ते हैं, और जैसे जैसे ये ऊपर की ओर आता है उसमें प्रयास की मात्रा कम हो जाती है। देखिए, संकेत अधिगम के लिए क्या है, बार बार बताना पड़ता है कि रेड सिग्नल पे गाड़ी को रोकना है और ग्रीन सिग्नल पे चलना है, लेकिन कभी जल्दी हो रही होती है तो हम ये भूल जाते हैं, है ना। तो ये तो मैंने एक उदाहरण बताया है। तो ये क्या है कि ज़्यादा प्रयास। उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम मतलब बहुत टाइम, इसको बार बार जब रेगुलर कराया जाएगा तब इसका प्रतिफल मिलेगा। श्रृंखला अधिगम भी इसी तरह का है, जिसमें कि एक श्रृंखलाबद्ध में हमें सीखना पड़ता है। शाब्दिक साहचर्य अधिगम भी ऐसा ही है, जिसमें कि लिख करके, रट करके, या खोज द्वारा, या फिर जो है जो है अर्थपूर्ण ढंग से सीखना आता है। फिर उसके बाद बहुविभेदन। अब देखिए, बहुविभेदन में थोड़ा और कम मेहनत हो गई, है ना। नीचे की अपेक्षा मेहनत कम हो रही है ना, क्यों? क्योंकि पहले से कई सारी चीज़ें इस विषय में हम जान जाते हैं। फिर प्रत्यय अधिगम जहाँ पर आएगा वहाँ थोड़ी और कम मेहनत हो जाएगी, अगर हम कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं। कॉन्सेप्ट कैसे समझेंगे? क्योंकि हमारी तर्क चिंतन शक्ति इतनी जो है डेवलप हो चुकी है कि हम किसी विषय की विषय वस्तु, उसकी विशेषताएं, गुण, दोष के बारे में जान लें। फिर उसके बाद है नियम अधिगम। अब जब नियम अधिगम है, देखिए किसी प्रश्न को सॉल्व करने का अगर नियम नहीं पता है तो क्या करते हैं हम, बार बार ये नियम वो नियम वो नियम, सारे नियम लगा करके देखते हैं, तब भी कभी आंसर आता है और कभी आंसर नहीं आता। लेकिन अगर उसका नियम हमें याद है तो हम क्या करेंगे, उसी फॉर्मूले के अंतर्गत रखेंगे और फटाक से आंसर ले लेंगे, है ना। तो उसमें प्रयास और कम हो गया। और टॉप पे आता है आपका समस्या समाधान अधिगम, जहाँ पर हम क्रियाएं प्रतिक्रियाएं नहीं करते हैं या कम करते हैं, केवल दिमाग से चिंतन करते हैं कि हमारा कौन सा निर्णय इस समस्या के समाधान के लिए सटीक होगा, है ना। तो आई होप जो है आप लोगों को ये समझ आया होगा। ये है अधिगम के प्रकार जो रॉबर्ट गेने ने अपनी पुस्तक में दिया है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं और बताऊंगी कि ये जो प्रत्यय अधिगम है ये कैडलर ने दिया है। कैडलर ने अपनी पुस्तक में
1965 में इसकी व्याख्या की है ना। सारे बताए तो रॉबर्ट गेने ने ही हैं कि किस प्रकार से सीखना होता है, लेकिन इनकी व्याख्या अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने दी है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।